वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जनरल इंजीनियरिंग की क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने इससे पहले के लेक्चर में ईंटों के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में जाना था। ये ब्लॉक डायग्राम है ईंटों का, कैसे ईंटें बनाते हैं हम। पहले स्थल चयन हमने बताया था कि पानी और मिट्टी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, यातायात की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए स्थल के लिए, तो हम स्थल का चयन करते हैं। फिर मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं? पहले तो मिट्टी को खोदते हैं, फिर ऋतुकरण करते हैं, मतलब मिट्टी को कुछ दिनों के लिए खुले आसमान के नीचे छोड़ देते हैं। फिर सम्मिश्रण, उसमें पानी वगैरह मिलाते हैं उसको, उसके बाद में अच्छे से गूंथते हैं। गूंथना है अगला। तो सम्मिश्रण जो मिक्सिंग का कार्य होता है श्रमिक खुद लेबर करते हैं या तो फिर मशीन के द्वारा किया जाता है। फिर ईंटों की ढलाई की जाती है, वो हाथ द्वारा या मशीन द्वारा ईंटों की ढलाई की जाती है। हाथ द्वारा अगर ढलाई करेंगे तो या तो जमीन पर ग्राउंड पर बैठकर पहले बढ़िया से ग्राउंड को साफ कर लेंगे, उसके नीचे हल्की सी बालू डाल के और उसके बाद में ईंटों की ढलाई कर देंगे। और या फिर मेज पे ढलाई करते हैं। मेज पे ढलाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि मेज को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं और उसके बाद में वहीं पे ईंटों की ढलाई हम कर देते हैं। मशीन द्वारा क्या होता है, एक बार सूखी ढलाई होती है और गीली ढलाई। सूखी ढलाई मतलब जो भी हमारी मिट्टी होती है ईंटें बनाने के लिए, उसमें हम पानी ना के बराबर डालते हैं। जबकि गीली ढलाई में क्या होता है कि हमारा मिट्टी में पानी ज़्यादा डाला जाता है। फिर ईंटों को सुखाना, तो ईंटों को या तो प्राकृतिक सुखाई करते हैं या तो कृत्रिम सुखाई। प्राकृतिक सुखाई मतलब हम खुले आसमान के नीचे और सूर्य की रोशनी में छोड़ देते हैं, तो हमारी प्राकृतिक रूप से ईंटें सूख जाती हैं। कृत्रिम सुखाई के लिए हम क्या करते हैं कि हम वहां पे फैन वगैरह का यूज करते हैं, ड्रॉट फैन का, और ईंटों के ऊपर हम एयर लेके जाते हैं और उनको सुखाते हैं। फिर ईंटों को पकाना, अस्थायी पकाना। अस्थायी पकाने के लिए हम क्या करते हैं, उपले वगैरह, गोबर वगैरह जो होता है उसको हम रखते हैं, उसके ऊपर ईंटें रखते हैं। फिर गोबर, वही जो उपले होते हैं वो रखते हैं। उपले हुए या घास हुई या लकड़ी हुई या पत्थर हुआ, कोयला हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो रखने के बाद में फिर उसके ऊपर हम ईंटें रखते हैं। इस प्रकार से स्थायी पकाई। अस्थायी पकाई जनरली हमारी बहुत सुदृढ़ और बहुत अच्छी नहीं होती है, उसमें हमारी ईंटों की स्ट्रेंथ भी अच्छी नहीं आती है, ईंटों का आकार भी अच्छा नहीं बन पाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्थायी ईंटों को पकाते हैं स्थायी रूप से। 3 प्रकार के भट्ठे हैं, इलाहाबादी भट्ठा, बुल या खाईनुमा भट्ठा और हाफमैन का भट्ठा। तो अगर बात करें हम भट्ठे की, तो यह है हमारा पजावा या क्लैम भट्ठा। इसके द्वारा हम अस्थायी रूप से ईंटों को पकाते हैं। फिर हमारा अर्ध निरंतर भट्ठा, आप लोगों को दिख रहा होगा। पहले हम कच्ची ईंटें रखते हैं, फिर ईंधन रखते हैं, फिर कच्ची ईंटें रखते हैं, फिर ईंधन रखते हैं, कच्ची ईंटें रखने के बाद में उसके नीचे हम ईंधन की परत रख लेते हैं। पहले ईंधन की परत, फिर कच्ची ईंटें, फिर ईंधन की परत, फिर कच्ची ईंटें, इस प्रकार से रखते हैं। चित्र दिख रहा होगा आप लोगों को, आप लोग अच्छे से फिगर को ड्रॉ करना। फिर अर्ध निरंतर भट्ठा, तो अर्ध निरंतर भट्ठा में क्या होता है हमारा, हम एक खाई खोद लेते हैं। खाई खोदने के बाद में डैम्पर, चिमनी उसी में सब लगा देते हैं और नीचे वही परत दर परत रखते हैं और एक ये स्थायी भट्ठा हो जाता है नीचे की तरफ खोद के। क्योंकि वहां पे अगर हम अस्थायी भट्ठे की अपेक्षा देखें तो अस्थायी भट्ठा हमारा कभी भी गिर सकता है आंधी पानी वगैरह में। बट इसमें क्या होता है, इसमें पानी भर तो सकता है नीचे, लेकिन वो उसको गिरा नहीं सकता। ये अर्ध निरंतर भट्ठा है हमारा। फिर उसके बाद में बुल या खाईनुमा भट्ठा होता है। बुल या खाईनुमा भट्ठे में हम क्या करते हैं कि पहले तो नीचे की ओर गड्ढा खोद लेते हैं और उसी गड्ढे के अंदर हम पहले ईंधन, फिर कच्ची ईंट, फिर ईंधन, फिर कच्ची ईंट लगा देते हैं। क्योंकि गड्ढा खोदने के बाद में और उसके बाद में हम
उसमें ईंटें पकाने का कार्य करते हैं, इसलिए ये खाई नुमा या बुल का भट्ठा कहलाता है। इसमें हम ईंटों को इसी प्रकार रखते हैं जिससे कि सारी की सारी जो भी ईंटें होती हैं उनको बराबर मात्रा में ऊष्मा मिल सके, ईंधन की ऊष्मा बराबर मात्रा में मिल सके। तो आप लोग इसका भी फिगर एक बार ड्रॉ कर लेना। जनरली भट्ठे आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं आएंगे, बट इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर अगला है हमारा चूना। चूना क्या होता है? सॉरी, इससे पहले हमारा ईंटों का वर्गीकरण। तो ईंटों का जो वर्गीकरण है, ये ईंटों का वर्गीकरण, तो ईंटों का जनरली जो होता है 4 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। प्रथम श्रेणी की ईंटें, द्वितीय श्रेणी की ईंटें, तृतीय श्रेणी की ईंटें और अतिदग्ध या झामा ईंटें। प्रथम श्रेणी की ईंटें जो होती है आकार में समान होती है, ठोस होती है, अच्छी पकी हुई होती है। इनको हम गांव में अव्वल ईंटें या फर्स्ट क्लास की ईंटें भी कहते हैं। इनके किनारे तीखे नुकीले स्पष्ट होते हैं, इनका रंग लाल या चेरी रंग होता है। आपस में टकराने पर ये धात्विक ध्वनि देती हैं और इनकी जल अवशोषण क्षमता 20% से अधिक नहीं होती। अगर 1.5 मीटर की ऊंचाई से अगर इन ईंटों को गिराए तो ये टूटती नहीं है। फिर द्वितीय श्रेणी की ईंटें जो होती हैं, इनकी फलकें कुछ असमान होती हैं, इनकी संरचना समान व समांग नहीं होती है, इनमें कुछ न कुछ अंतर जरूर रहता है। इन्हें हम खड़ंजा के नाम से भी पुकारते हैं। इनके जल अवशोषण क्षमता की बात करें तो इनका जल अवशोषण क्षमता लगभग 25% होता है। तृतीय श्रेणी की ईंटों को हम पीला ईंट भी कहते हैं, क्योंकि ये पीले रंग की होती हैं, नरम होती हैं। नाखून से इन पर निशान भी बनाया जा सकता है और ये काफी ज्यादा पानी सोखती हैं। आपस में टकराने पर इनमें भद्दी आवाज भी आती है और अगर ज्यादा तेजी से हम इनको आपस में टकराते हैं तो टूट भी जाती हैं बड़ी जल्दी। फिर अतिदग्ध या झामा ईंटें। झामा ईंटें काले रंग की होती हैं, हल्का गहरा काला या गहरा नीला रंग हो जाता है इनका। ये अत्यधिक पकी हुई ईंटें होती हैं, अधिक कठोर ठोस होती हैं और इनके जल अवशोषण की क्षमता बहुत कम होती है। अब बात करें अगर परीक्षण की, इंजीनियरिंग ईंटों के लिए सामान्य परीक्षण, तो वो हमारे 4 होते हैं। पहला विमीय परीक्षण, फिर है जल अवशोषण परीक्षण, संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण और सोरा लोनी या उत्फुल्लन परीक्षण। जनरली विमीय परीक्षण में हम क्या करते हैं कि अगर किसी एक ईंट का साइज देखें, स्टैंडर्ड साइज, तो 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है। मतलब उसकी अगर लंबाई देखेंगे तो 19 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 9 सेंटीमीटर ही होती है। अगर 20 ईंटें लेते हैं तो इनको अगर हम नापें तो ये 380 ± 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब 20 ईंट अगर एक पास में रखें और उनकी लंबाई, कुल लंबाई हम नापें तो वह हमारी 380 से 8 सेंटीमीटर या तो ज्यादा होगी, 8 सेंटीमीटर कम होनी चाहिए। इससे अधिक ज्यादा अगर यह है या कम है इससे अधिक, तो हम विमीय परीक्षण में इसको असफल मानते हैं। 2% छूट मान्य होती है। अगला है जल अवशोषण परीक्षण। जल अवशोषण परीक्षण में क्या होता है कि 5 ईंटें लेते हैं हम। अब 5 ईंटें लेने के बाद में इनको 105 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ओवन में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। ईंटों को तौल लेते हैं और उनका वेट W1 मान लेते हैं। इन्हें 24 घंटे के लिए पानी में डाल देते हैं। 24 घंटे बाद ईंट निकालकर उनका भार ले लेते हैं और दोबारा से उनका वेट कर लेते हैं। माना यह अगर वेट W2 है तब जल अवशोषण की प्रतिशत क्षमता
बराबर W2 माइनस W1 अपॉन W1 मल्टीप्लाइड बाई 100% होगी। प्रथम श्रेणी की ईंटों के लिए भी हमने पहले ही बताया कि जल अवशोषण क्षमता 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है हमारा संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। इसमें हम 5 ईंटें लेते हैं और उनमें 1:3 का सीमेंट मसाला भर देते हैं और उसे सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। 3 दिन तक पानी में डुबाकर तराई की जाती है और प्रत्येक ईंट पर संपीड़न बल लगाकर सामर्थ्य ज्ञात करते हैं। संपीड़न सामर्थ्य बराबर संपीड़न बल बटे ईंट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होना चाहिए। 5 ईंटों की संपीड़न सामर्थ्य का औसत लेकर प्रत्येक ईंट की औसत संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात कर ली जाती है। सोरी लोनी या उत्फुल्लन परीक्षण में हम क्या करते हैं, 5 ईंटें लेते हैं, एक तस्तरी में आसुत जल भरकर खड़ा कर देते हैं। तस्तरी से पानी को वाष्पीकृत हो जाने के बाद फिर से 2.5 सेंटीमीटर पानी भरते हैं और यह क्रिया 5 बार दोहराते हैं। सतह का निरीक्षण करते हैं। ईंट की सतह पर धब्बे कुल क्षेत्रफल का अगर 10% से कम है अथवा ज्यादा है यह ज्ञात कर लेते हैं। अगर ईंट की सतह पर धब्बे कुल क्षेत्रफल का 10% से कम है तो ईंट अच्छी क्वालिटी की है। इसका ब्लॉक डायग्राम ऊपर दिख रहा है, आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेना। अगला है हमारा टॉपिक चूना। चूने के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू क्लास।